हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्विक रिवीजन करेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट फार्मूलेज और कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो जेई एग्ज़ाम्स हो, एई एग्ज़ाम्स हो, गेट हो, ईएससी हो। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेस क्या होता है? सो स्ट्रेस जो होता है वो रेजिस्टिंग फोर्स होता है पर यूनिट एरिया। ये अगर कोई बॉडी है, यहाँ पे जो भी फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करता है सरफेस के, ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस। और जो भी सरफेस के अलोंग एक्ट करता है ये कहलाता है शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज फोर्स बाय एरिया। नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि चेंज इन शेप ऑफ द मटेरियल ड्यू टू स्ट्रेस। अगर मटेरियल में हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसका शेप चेंज होता है। इस तरीके से बॉडी अगर अपना शेप चेंज करेगी तो वो कहलाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन ई से डिनोट करते हैं। ये होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, लेंथ बाय लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा। स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती और जो नॉर्मल स्ट्रेन होता है उसको हम मेजर करते हैं एक्सटेंशोमीटर से। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, नॉर्मल स्ट्रेन को हम किससे मेजर करते हैं? ये मेजर किया जाता है एक्सटेंशोमीटर से। नेक्स्ट क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि ई। ये एक कांस्टेंट है जो रेशियो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यहाँ से स्ट्रेस क्या आ जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन। जिस रीजन में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन से, वो फॉलो करता है हुक्स लॉ। ये रिलेशन आया है हमारा हुक्स लॉ से। नेक्स्ट है हमारे डिफरेंट जो रिलेशन होते हैं इलास्टिक कांस्टेंट के बीच। यहाँ पे मेन 3 फॉर्मूलेस हैं। E इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू, E इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, जहाँ पे G जो है शेयर मॉडुलस है, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। म्यू जो है वो पॉइजन रेशियो है और K जो है वो बल्क मॉडुलस है। और जो म्यू का रिलेशन है वो इसको और इसको अगर हम इक्वल कर देंगे तो यहाँ से म्यू आ जाएगा 3K माइनस 2G बाय 6K प्लस 2G। और एक रिलेशन होता है E, K और G में, वो है E इक्वल्स टू 9kg बाय 3K प्लस G। क्वेश्चन में कभी कभी ये और ये गिवन होता है तो म्यू पूछेगा, तो हमको ये रिलेशन यूज़ करना है। और अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस गिवन है और अगर हमको म्यू फाइंड करना है तो हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे। और जब इन तीनों कांस्टेंट की बात होगी E, K और G की, तो ये यूज़ किया जाएगा। और जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात नहीं होगी, K, G और म्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये चारों फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे जब हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को इक्वेट करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को, तो यहाँ से म्यू का रिलेशन आएगा। म्यू हो जाएगा 3K माइनस 2G बाय 6K प्लस 2G। यहाँ पे E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, G शेयर मॉडुलस है, K बल्क मॉडुलस है, म्यू पॉइजन्स रेशियो है। नेक्स्ट, पॉइजन रेशियो किसका रेशियो होता है? ये रेशियो होता है लैटरल स्ट्रेन बाय एक्सियल स्ट्रेन का। नेक्स्ट, डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर अंडर एक्सियल लोड। जब भी एक्सियली लोड एक्ट करेगा, ये मेंबर है, यहाँ पे एक्सिस के अलोंग लोड एक्ट कर रहा है। डिफॉर्मेशन क्या होता है? PL बाय AE, जहाँ पे L जो है वो लेंथ है, A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, P जो है वो एक्सियल लोड है। ये फॉर्मूला कैसे आता है? हमको पता है स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन से। सिग्मा इज इक्वल्स टू, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो E इंटू E आ जाएगा, एप्सिलॉन E। हमको पता है स्ट्रेस किसके इक्वल होता है? फोर्स बाय एरिया। तो ये हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, P बाय A। फोर्स क्या है? एक्सियल फोर्स P। एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शनल A, P बाय A इज इक्वल्स टू E इंटू स्ट्रेन क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये हो जाएगा डेल बाय टोटल L। यहाँ से डिफॉर्मेशन यानी कि डेल्टा आ जाएगा PL बाय AE। ये हमको याद रखना है, जब भी एक्सियली लोड एक्ट करेगा, जो डिफॉर्मेशन है वो PL बाय AE हो जाएगा, जहाँ पे P एक्सियल लोड है, L जो है वो लेंथ ऑफ द मेंबर है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। नेक्स्ट फॉर्मूला है डिफॉर्मेशन ऑफ सर्कुलर बार ऑफ टेपरिंग क्रॉस सेक्शन। हमारे पास अगर सर्कुलर बार है जिसका क्रॉस सेक्शनल टेपरिंग है,
मीन्स एक साइड बड़ा है क्रॉस सेक्शन और एक साइड छोटा है। मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शनल डायमीटर इसका D2 है और स्मॉल साइड का D1 है। सो इसका डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू PL बाय AE। सो A इंटू E, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा टेपरिंग का, π/4 इंटू D1 इंटू D2 हो जाएगा। सर्कुलर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, π/4 इंटू D² होता है, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास टेपरिंग क्रॉस सेक्शन है तो ये D1 इंटू D2 हो जाएगा। सो डिफॉर्मेशन हो जाएगा सर्कुलर बार ऑफ टेपरिंग क्रॉस सेक्शन का डेल्टा इक्वल्स टू 4PL बाय पाई D1 इंटू D2 इंटू E, जहाँ पे P जो है वो लोड है, L जो है वो लेंथ है और D1 और D2 जो है वो डायमीटर्स हैं, E जो है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। नेक्स्ट फॉर्मूला है डाइलाटेशन का। सो डाइलाटेशन को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोला जाता है। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन V वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वो हो जाएगा सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू 1 माइनस 2 म्यू। यहाँ पे सिग्मा x है स्ट्रेस इन x डायरेक्शन, सिग्मा y है स्ट्रेस इन y डायरेक्शन, सिग्मा z है स्ट्रेस इन z डायरेक्शन और म्यू जो है वो पॉइजन्स रेशियो है। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो गया, यानी कि वॉल्यूम में कितना चेंज है। सो वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो हम तीनों डायरेक्शंस को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है शेयर फोर्स साइन कन्वेंशन। सो शेयर फोर्स क्या होता है, शेयर फोर्स एल्जेब्रिक सम होता है वर्टिकल फोर्सेस का। सो शेयर फोर्स को फाइंड करने के लिए हम साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं। अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स है और सेक्शन के राइट साइड डाउनवर्ड फोर्स है तो उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, और इसके ऑपोजिट यानी कि वाइजा वर्सा जब होता है तो वो नेगेटिव शेयर फोर्स होता है, यानी कि लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड और राइट साइड में अपवर्ड, तो ये नेगेटिव शेयर फोर्स होता है। नेक्स्ट है हमारा बेंडिंग मूवमेंट का साइन कन्वेंशन। सो बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, ये एल्जेब्रिक सम होता है मूवमेंट्स का। सो इसमें भी हम साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं। अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज है और राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव होता है, यानी कि सैगिंग के केस में। और अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज और राइट साइड में क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए साइन कन्वेंशन है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्स एंड लोडिंग। सो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स ये होता है लोडिंग के इक्वल और रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट होता है शेयर फोर्स के इक्वल। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पता होना चाहिए, ताकि इसको आप पार्ट वाइज यूज़ कर सके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में और ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सके और एलिमिनेट भी कर सकते हैं। सो अगर पॉइंट लोड है, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, सो पॉइंट लोड P एक्ट करेगा बीम में, तो जो इसका शेयर फोर्स डायग्राम है वो कांस्टेंट हो जाएगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर होता है। नेक्स्ट, अगर UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यानी कि W का पूरे होल स्पैन में, तो जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो लीनियर होगा और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो पैराबोलिक होगा। नेक्स्ट, अगर यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है, मीन्स पूरे लेंथ ऑफ द स्पैन में लोड वेरी करेगा, तो जो SFD है वो पैराबोलिक होता है और BMD क्यूबिक होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्निंग द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। सो बीम का हमको डिफ्लेक्शन स्लोप जब हम फाइंड करते हैं, सो हम कौन सी इक्वेशन को, स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हैं। सो ये है M इक्वल्स टू EI d2y/dx2, जहाँ पे M बेंडिंग मोमेंट है, EI फ्लक्सर रिजिडिटी है, dy/dx स्लोप है और y यहाँ पे डिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। सो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट स्लोप और डिफ्लेक्शन के पता होना चाहिए, ताकि इस छोटे छोटे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं इसको आपको फाइंड नहीं करना पड़े। सो फर्स्ट है, अगर कैंटिलीवर बीम है उसके फ्री एंड में पॉइंट लोड P एक्ट करेगा, सो स्लोप हो जाएगा PL²/2EI और डिफ्लेक्शन हो जाएगा PL3/3EI। नेक्स्ट है, अगर कैंटिलीवर बीम है, फ्री एंड में मूवमेंट M एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा, सो स्लोप हो जाएगा ML/EI और डिफ्लेक्शन होगा ML²/2EI। नेक्स्ट, अगर कैंटिलीवर बीम है सब्जेक्टेड टू UDL, W का UDL एक्ट करेगा, तो स्लोप हो जाएगा WL3/6EI और डिफ्लेक्शन हो जाएगा WL⁴/8EI। नेक्स्ट, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर में P पॉइंट लोड एक्ट करता है, तो स्लोप हो जाएगा PL²/16EI और डिफ्लेक्शन हो जाएगा PL3/48EI। नेक्स्ट,
अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है सब्जेक्टेड टू यूडीएल ऑफ डब्ल्यू, सो स्लोप हो जाएगा WL³/24EI और डिफ्लेक्शन हो जाएगा 5/384 WL⁴/EI। नेक्स्ट, अगर फिक्स्ड बीम है, दोनों साइड से फिक्स्ड बीम है, सेंटर में पॉइंट लोड P एक्ट करता है, तो स्लोप A और B में 0 हो जाएगा, रिस्टेन्ड है क्योंकि यहाँ पे। नाउ जो डिफ्लेक्शन होगा ये 1/4 टाइम होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन का। सो सिंपली सपोर्टेड बीम का डिफ्लेक्शन क्या होता है, PL³/48EI। सो इसका 1/4, सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा। सो ये हो जाएगा PL³/192EI। नेक्स्ट, अगर फिक्स्ड बीम है सब्जेक्टेड टू यूडीएल, तो हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होगा। सो स्लोप A और B में 0 हो जाएगा क्योंकि ये रेस्ट्रेंड है बिकॉज ऑफ फिक्स सपोर्ट, और जो डिफ्लेक्शन है वो 1/5 टाइम्स होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के यूडीएल के डिफ्लेक्शन का। सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाएगा 1/5 टाइम्स ऑफ 5/384 WL⁴/EI। सो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा WL⁴/384EI। नेक्स्ट, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, सो दोनों साइड में मूवमेंट एक्ट करेगा A और B में, सो स्लोप हो जाएगा ML/2EI और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा ML²/8EI। नेक्स्ट, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर में मूवमेंट M एक्ट करेगा, तो स्लोप होता है यहाँ पे A और B पॉइंट पे ML/24EI, और C पॉइंट में जो स्लोप है वो होगा ML/12EI। सो ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे सेंटर पे मूवमेंट एक्ट कर रहा है M, तो ये बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी। सो यहाँ पे भी स्लोप फॉर्म होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो A और B में स्लोप होगा ML/24EI और C में जो स्लोप होगा वो होगा ML/12EI। नेक्स्ट, अगर फिक्स्ड बीम में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एक्ट करेगा W kN/m का ओवर द होल स्पैन ऑफ लेंथ L, तो स्लोप यहाँ पे होता है WL³/24EI और डिफ्लेक्शन आता है WL⁴/30EI। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम को फाइंड करने के लिए। सो हमारे जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट है डबल इंटीग्रेशन मेथड, सेकेंड है मैकॉलेस मेथड, थर्ड है मोमेंट एरिया मेथड, फोर्थ है कॉन्जुगेट बीम मेथड एंड द लास्ट इज स्ट्रेन एनर्जी मेथड। सो इन सब मेथड्स को यूज़ करके हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम को फाइंड कर सकते हैं। सो इसके लिए हम एक बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम को फाइंड करने के लिए, जो कि होती है M=EI d2y/dx2। सो इन सब मेथड को हम इस वीडियो में शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट है मोमेंट एरिया मेथड, इसको मोहर्स मेथड भी बोला जाता है। सो इसके दो थ्योरम हैं। पहला थ्योरम है थ्योरम 1, जो कि ये बोलता है कि अगर चेंज इन स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स देखेंगे हम इलास्टिक कर्व में, वो इक्वल होता है एरिया ऑफ M/EI डायग्राम बिटवीन दीज पॉइंट्स। मतलब कि अगर हमको 2 पॉइंट के बीच स्लोप फाइंड करना है तो वो इक्वल होता है एरिया ऑफ M/EI डायग्राम। सो यानी कि बेंडिंग मोमेंट बाय EI का जो हम डायग्राम बनाते हैं उसका जो एरिया आता है वो इक्वल होता है स्लोप के। नेक्स्ट थ्योरम 2 ये बोलता है कि अगर हमको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है किसी भी पॉइंट A में, सो वो किसके इक्वल होता है, जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दूसरे पॉइंट B में और उसका हम मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड करेंगे उन दोनों पॉइंट के बीच, और उस पॉइंट से जिस पॉइंट का हमको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। मतलब कि द डिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू द टेंजेंट ड्रॉन एट अनदर पॉइंट B इक्वल्स द मोमेंट ऑफ एरिया अंडर M/EI डायग्राम बिटवीन A एंड B अबाउट पॉइंट A। सो अगर हमको डिफ्लेक्शन A का चाहिए, हम मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड करेंगे अबाउट पॉइंट A के, और अगर हमको स्लोप फाइंड करना है तो हम एरिया लेंगे M/EI डायग्राम का, और डिफ्लेक्शन के लिए हम मोमेंट ऑफ एरिया लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है कॉन्जुगेट बीम मेथड। सो ये मेथड बेस्ड होता है इस आइडिया में जिसमें हम ओरिजिनल बीम को ट्रांसफर करते हैं कॉन्जुगेट बीम में, उसके बाद स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड करते हैं। सो ओरिजिनल बीम क्या होती है, जो एक्चुअल बीम होती है जिसमें लोड सप्लाई होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है और बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, वो होती है ओरिजिनल बीम। और कॉन्जुगेट बीम क्या होती है, कॉन्जुगेट बीम एक इमेजिनरी बीम है जो कि हम डिराइव करते हैं ओरिजिनल बीम से, फिर उसमें हम जो बाउंड्री कंडीशंस है मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद हम लोड को अप्लाई करते हैं। सो इसमें हम
सिंपली सपोर्टेड को हिंज में कन्वर्ट करते हैं, हिंज को सिंपली सपोर्टेड में। सो इस तरीके से हमारे जितने भी सपोर्ट्स हैं उसको हम एक इमेजिनरी बीम में कन्वर्ट करते हैं। फिक्स्ड एंड को फ्री करते हैं, फ्री को फिक्स्ड करते हैं। सो इसके दो थ्योरम हैं। थ्योरम 1 ये बोलता है स्लोप किसी भी पॉइंट में रियल बीम में वो इक्वल होता है शेयर के उसी करस्पॉन्डिंग पॉइंट का इन कॉन्जुगेट बीम में। सो स्लोप जो होगा रियल बीम का वो इक्वल हो जाएगा कॉन्जुगेट बीम के शेयर के उसी सेम पॉइंट के लिए। और थ्योरम 2 ये बोलता है कि जो डिफ्लेक्शन होता है किसी भी पॉइंट में रियल बीम में वो इक्वल होता है बेंडिंग मोमेंट का उसी करस्पॉन्डिंग पॉइंट के कॉन्जुगेट बीम में। सो द डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट इन रियल बीम is numerically equal to the bending moment at the corresponding point in the conjugate beam. नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रेन एनर्जी मेथड है वो बेस्ड होता है इस प्रिंसिपल पे कि जो वर्क डन होता है, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा वर्क डन किया जाता है स्ट्रक्चर में वो इक्वल होता है इंटरनल वर्क डन के, जो कि इक्वल होता है स्ट्रेन एनर्जी के, जो कि डेवलप होता है जब स्ट्रक्चर डिफॉर्म होता है। सो इलास्टिक जो स्ट्रेन एनर्जी होती है यानी कि इंटरनल जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है? बेंडिंग के केस में इंटीग्रेशन 0 to L m² dx बाई 2EI, जहाँ पे m बेंडिंग मोमेंट है। सो इससे रिलेटेड ही हमारे पास कैस्टिंग-लियानो के थ्योरम है बेस्ड ऑन स्ट्रेन एनर्जी। सो इसमें क्या बोला जाता है, जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है टोटल स्ट्रेन एनर्जी का विथ रिस्पेक्ट टू लोड, जब हम इसको लोड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वो देता है डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में जहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू लोड डिफ्लेक्शन देगा। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to L। सो इसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा सेम m del m बाई del p इंटू dx बाई EI। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to L। ये होता है डिफ्लेक्शन के इक्वल, यानी कि यही सेम इक्वेशन। नेक्स्ट जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है टोटल स्ट्रेन एनर्जी का विथ रिस्पेक्ट टू मूवमेंट, जब हम मूवमेंट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं वो देता है रोटेशन उसी पॉइंट के लिए जिस पॉइंट से हम मूवमेंट लेते हैं। सो स्लोप यानी कि थीटा। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to L m इंटू del m बाई del m डैश इंटू dx बाई EI। सो ये अभी हमने बताया स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग का फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to L m² dx बाई 2EI। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो अगर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है और स्ट्रेन अप्लाई हो रहा है किसी भी एंगल थीटा में, सो उसको हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करके उसका नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस फाइंड करते हैं। सो जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा थीटा एंगल में वो हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई इंटू साइन 2 थीटा। और शियर स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई इंटू कॉस 2 थीटा। यहाँ पे क्या है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जब हमारे पास तीनों अवेलेबल हैं, मतलब स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन और शियर स्ट्रेस। सो इसमें अगर कोई भी स्ट्रेस नहीं है, मीन्स अगर स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में नहीं है तो इसको आप ज़ीरो कर सकते हैं, तो वो यूनी एक्सियल का केस हो जाएगा। और अभी हमने जो कंसिडर किया है ये है बाई एक्सियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस जब दोनों एक्ट करते हैं। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसमें से कोई भी टर्म अगर नहीं है तो उसको आप ज़ीरो करके वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। और शियर स्ट्रेस थीटा एंगल में हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई इंटू कॉस 2 थीटा। और जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होते हैं यानी कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2, वो होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। जहाँ पे सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे और सिग्मा 2 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, इसको हम नेगेटिव लेंगे। सो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये प्लस होगा तो वो सिग्मा 1 है, और ये मिनिमम कब आएगा, जब ये माइनस होगा। नेक्स्ट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। सो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट है फ्लेक्सर फॉर्मूला।
सो ये होता है m/i इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई इक्वल्स टू E/r, जहाँ पे m बेंडिंग मोमेंट है, i जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सिग्मा जो है वो बेंडिंग स्ट्रेस है, और y जो है वो डिस्टेंस है आउटर मोस्ट फाइबर का न्यूट्रल एक्सिस से, E जो है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, r जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज सेक्शन मॉड्यूलस। ये फॉर्मूला डिराइव इसी इक्वेशन से हुआ है। सो यहाँ पे I/y मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस बाय y मैक्सिमम, ये होता है सेक्शन मॉड्यूलस। सो सेक्शन मॉड्यूलस किसी भी सेक्शन की बेंडिंग स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। अगर सेक्शन मॉड्यूलस ज़्यादा है मतलब कि उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है। सो सेक्शन मॉड्यूलस की यूनिट क्या हो गई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी यूनिट होती है mm⁴, y मैक्सिमम यानी कि डिस्टेंस, ये हो गया mm में। तो सेक्शन मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? mm3, यानी कि ये वॉल्यूम की यूनिट को कैरी करता है। सो मतलब क्या हो गया? एरिया इंटू लेंथ। सो सेक्शन मॉड्यूलस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के। सो अगर एरिया ज़्यादा है तो सेक्शन मॉड्यूलस ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन कई बार पूछा जाता है, सेक्शन मॉड्यूलस आई सेक्शन का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टी सेक्शन, क्योंकि आई में जो एरिया है वो टी के कंपैरिजन में ये एक्स्ट्रा होता है, ये पोर्शन। नेक्स्ट फिर सेक्शन मॉड्यूलस होता है रेक्टेंगल का। नेक्स्ट आता है सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट होता है सेक्शन मॉड्यूलस सर्कल का। नेक्स्ट ये ग्रेटर देन होता है सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ ट्राइंगल का। लास्ट होता है सेक्शन मॉड्यूलस सबसे कम रोम्बस का। सो ये सीक्वेंस भी कई बार पूछा जाता है कि सेक्शन मॉड्यूलस किसका ज़्यादा होगा। सो आई का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टी, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा होता है, और रेक्टेंगल में इस तरीके का एरिया हो गया, तो इसका जो सेक्शन मॉड्यूलस है स्क्वायर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट सर्कल, नेक्स्ट ट्राइंगल, इसका एरिया कम हो गया। सो आप इसको याद करने के लिए आप ये फॉर्मूले को देख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस का। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ये हो जाएगा BD³/12। सो ये B क्या है? विड्थ है, D डेप्थ है। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है BD³/12। अगर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है जिसका डायमीटर D है, सो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस πD⁴/64। अगर हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस π/4 इंटू कैपिटल R⁴ माइनस स्मॉल R⁴। ये हॉलो सर्कुलर सेक्शन, आउटर मोस्ट रेडियस कैपिटल R, इनर मोस्ट जो रेडियस है सर्कल का वो स्मॉल r। नेक्स्ट अगर ट्राइंगुलर सेक्शन है, बेस ट्राइंगुलर सेक्शन का B है, हाइट h है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी? एपेक्स से 2h/3 डिस्टेंस में और बेस से h/3 डिस्टेंस पे। सो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस होता है वो होता है BH³/36। और अगर बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है तो ट्राइंगुलर सेक्शन की हो जाती है BH³/12। सो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होंगे तभी हम सेक्शन मॉड्यूलस को फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन मॉड्यूलस ये सब सेक्शन की। सो सेक्शन मॉड्यूलस होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस बाय y मैक्स। सो रेक्टेंगुलर सेक्शन की जब बात करेंगे, फर्स्ट केस लेते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन का। सो ये हो जाएगा सेक्शन मॉड्यूलस z इक्वल्स टू BD³/12। y मैक्स क्या होता है? एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से, तो y मैक्स क्या हो जाएगा? D/2 हो जाएगा, D/2। सो ये आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BD²/6। सो रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेक्शन मॉड्यूलस का ये फॉर्मूला है, बेस B, डेप्थ D। नेक्स्ट अगर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन की बात करेंगे तो सेक्शन मॉड्यूलस z हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस πD⁴/64। y मैक्स क्या हो जाएगा? D/2। ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस है एक्सट्रीम फाइबर का न्यूट्रल एक्सिस से, ये होगा D/2। सो ये आ जाएगा πD³/32। नेक्स्ट अगर हॉलो सर्कुलर सेक्शन देखेंगे, सो यहाँ पे सेक्शन मॉड्यूलस z हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल R⁴ माइनस स्मॉल R⁴/4 डिवाइड बाय y मैक्स। सो ये अगर हॉलो सर्कुलर सेक्शन है
इंटरनल रेडियस स्मॉल आर, आउटर मोस्ट सर्कल का रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर, इनर मोस्ट सर्कल का रेडियस स्मॉल आर। सो जो वाई मैक्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ये डिस्टेंस। सो ये हो जाएगा कैपिटल आर। सो यहाँ पे वाई मैक्स होता है आर के इक्वल होलो सर्कुलर सेक्शन के केस में। नेक्स्ट ट्राइंगुलर सेक्शन की बात करेंगे। सो सेक्शन मॉडुलस z हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, अभी हमने देखा BH3/36 होता है बाय वाई मैक्स। सो वाई मैक्स क्या हो जाएगा ट्राइंगुलर सेक्शन में, ये होता है 2h/3 और ये होता है h/3। सो वाई मैक्सिमम क्या है 2h/3। सो यहाँ से ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा BH²/24। सो कभी भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन होंगी और सेक्शन मॉडुलस फाइंड करना होगा तो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूले से। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है शियर स्ट्रेस का। सो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेस का एट अ लेवल y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, वो होता है टाउ इक्वल्स टू V इंटू AY/I/B। सो शियर स्ट्रेस एट अ लेवल y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस का ये फॉर्मूला होता है, जहाँ पे AY जो है वो मोमेंट ऑफ एरिया होता है सेक्शन का उस लेवल के ऊपर जहाँ पे हमको शियर स्ट्रेस फाइंड करना है। I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कंप्लीट सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, और B जो है वो विड्थ ऑफ द सेक्शन होता है उस लेवल में जहाँ पे हमको शियर स्ट्रेस फाइंड करना है। सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं डिफरेंट सेक्शन के लिए, यानी कि रेक्टेंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन और ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए। सो उसमें जनरली मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है वो पूछा जाता है। सो रेक्टेंगुलर के केस में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होता है, जो कि होता है 3/2 टाइम्स ऑफ शियर फोर्स V बाय एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या हो जाएगा B इंटू D, B विड्थ D डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। वैसे ही सर्कुलर सेक्शन के केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होता है, ये होता है 4/3 टाइम्स ऑफ शियर फोर्स बाय एरिया, यानी कि π/4 इंटू BD²। वैसे ही ट्रायंगुलर सेक्शन में शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होता है 4/3 टाइम्स ऑफ शियर फोर्स V बाय एरिया, यानी कि BH/2। नेक्स्ट शियर स्ट्रेस y लेवल में हमको देखना है न्यूट्रल एक्सिस से, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है टाउ इक्वल्स टू V इंटू AY/I इंटू B। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है टॉर्शनल इक्वेशन, जो कि होती है τ/r इक्वल्स टू Gθ/L इक्वल्स टू TR/J, जहाँ पे G इंटू J को टॉर्शनल रिजिडिटी बोलते हैं। टाउ जो है वो शियर स्ट्रेस है, R जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, G जो है वो शियर मॉडुलस है, थीटा जो है वो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, L जो है वो लेंथ ऑफ शाफ्ट है, TR जो है वो टॉर्क अप्लाइड है, और J जो है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। नेक्स्ट टॉपिक है कर्न ऑफ अ सेक्शन। सो कर्न को कोर भी बोला जाता है। ये वो सेंट्रल एरिया होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जहाँ पे अगर हम एक्सियल लोड को अप्लाई करेंगे तो भी कोई भी टेंशन वहाँ पे कॉज नहीं होगा, मतलब कि कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। कर्न एक वो रीजन होता है जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होता है। सो यहाँ पे जनरली क्या पूछा जाता है, कर्न सर्कुलर सेक्शन का शेप क्या होता है। सो सर्कुलर सेक्शन का जो कर्न होता है वो सर्कल होता है ऑफ डायमीटर D/4। ये अगर सर्कल का डायमीटर D है तो इसका कर्न है उसका डायमीटर होगा D/4। सो ये डेरिवेशन आप डिराइव कर सकते हैं। वैसे ही कर्न रेक्टेंगुलर सेक्शन का होता है रोम्बस शेप का, इस तरीके से। नेक्स्ट आई सेक्शन का कर्न भी रोम्बस शेप कैरी करता है, और कर्न जो होलो सर्कुलर सेक्शन है उसका जो कर्न होता है वो सर्कुलर होता है, और स्क्वायर सेक्शन का जो कर्न है वो स्क्वायर ही होता है। और होलो सर्कुलर सेक्शन के केस में जो डायमीटर होता है कर्न का वो होता है कैपिटल D² प्लस स्मॉल D²/4 इंटू D, जहाँ पे D डायमीटर है बिगर सर्कल का और स्मॉल d इनर सर्कल का डायमीटर है। नेक्स्ट टॉपिक है शियर सेंटर। सो शियर सेंटर वो पॉइंट होता है जिससे अगर हम लोड को अप्लाई भी करेंगे तो ज़ीरो ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप होगा सेक्शन में। मींस ये मान लेते हैं ये चैनल सेक्शन है, सो जो इसका शियर सेंटर है वो यहाँ पे फॉर्म होता है।
सो ये क्या होता है, shear center is a point through which the load must be applied to produce zero twisting moment on the section. So location of shear center of a channel section is b square into h square into t by 4i, जहाँ पे b width of flange है ये b, h जो है वो depth of web होता है between the center of flanges, इसके center से distance, t जो है वो thickness of flange होता है, और आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है चैनल का अबाउट द एक्सिस ऑफ बेंडिंग के, और ई जो है वो डिस्टेंस होता है शेयर सेंटर का आउटसाइड द चैनल सेक्शन फ्रॉम द मिड थिकनेस ऑफ द वेब, वेब के मिड थिकनेस से जो दूरी है वो शेयर सेंटर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्लेंडरनेस रेशियो। सो स्लेंडरनेस रेशियो होता है रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ बाय रेडियस ऑफ गायरेशन। सो ये यूज़ किया जाता है कॉलम्स को क्लासीफाई करने के लिए। अगर स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 32 आता है तो वो शॉर्ट कॉलम कहलाती है। सो जो शॉर्ट कॉलम होती है ये फेल्स होती हैं क्रशिंग की वजह से। नेक्स्ट, अगर स्लेंडरनेस रेशियो 32 और 120 के बीच है तो वो मीडियम कॉलम कहलाती है, और ये जो कॉलम होती हैं ये फेल होती है क्रशिंग और बकलिंग दोनों की वजह से। नेक्स्ट, अगर स्लेंडरनेस रेशियो 120 से ज़्यादा आता है तो मतलब कि वो लॉन्ग कॉलम है, और जो लॉन्ग कॉलम्स होती हैं वो जनरली फेल होती है बकलिंग की वजह से। बकलिंग यानी कि बेंडिंग हो जाती है जब, वो होता है बकलिंग। सो ये जो यूलर का बकलिंग लोड फॉर्मूला है ये लॉन्ग कॉलम्स के लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे क्रिपलिंग लोड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई स्क्वायर ई इंटू आई मिनिमम बाय इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। और जो रेनकाइंस फॉर्मूला होता है वो शॉर्ट और लॉन्ग कॉलम दोनों के लिए होता है। सो इसमें हम क्रशिंग और बकलिंग दोनों का अकाउंट करते हैं। सो 1 बाय जो फेलियर लोड P होता है वो इक्वल होता है 1 बाय PC यानी कि क्रशिंग लोड प्लस 1 बाय PE यानी कि बकलिंग लोड। ये है रेनकाइंस फॉर्मूला। नाउ ये जो बकलिंग लोड फॉर्मूला है इसको यूलर्स बकलिंग लोड फॉर्मूला बोलते हैं। सो इसमें कुछ एजप्शंस लिए जाते हैं, जैसे कि ये वैलिड होता है लॉन्ग कॉलम के लिए, इसमें मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होता है, लोड को प्योरली एक्सियली अप्लाई किया जाता है, और जो एक्सिस होती है शाफ्ट की वो परफेक्टली स्ट्रेट होती है जब हम उसको अनलोड करते हैं। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं इफेक्टिव लेंथ के। सो ये डिपेंड करता है एंड कंडीशंस पे। सो इफेक्टिव लेंथ एज पर एंड कंडीशंस क्या होंगे। सो अगर दोनों एंड हिंज हैं तो इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ के इक्वल होती है यानी कि एल के। सो यहाँ पे क्रिपलिंग लोड हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर बोथ एंड फिक्स्ड हैं यानी कि ये दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो इफेक्टिव लेंथ आधी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, एल बाय 2 हो जाएगी। सो क्रिपलिंग लोड आ जाएगा पाई स्क्वायर ई आई बाय एल बाय 2 का स्क्वायर। सो एल बाय 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, सो ये 4 ऊपर आ जाएगा। सो क्रिपलिंग लोड आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। नेक्स्ट है 1 एंड फिक्स्ड है यानी कि एक एंड अगर फिक्स्ड होगा और अदर फ्री होगा तो इफेक्टिव लेंथ डबल हो जाती है एक्चुअल लेंथ के। सो क्रिपलिंग लोड आ जाएगा पाई स्क्वायर ई आई बाय 4 एल स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड हिंज्ड है तो इफेक्टिव लेंथ होती है एल बाय रूट 2 के इक्वल। सो क्रिपलिंग लोड आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। सो ये क्वेश्चंस कई बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं मैच द फॉलोइंग में भी और न्यूमेरिकल्स में भी। सो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है हुप स्ट्रेस फॉर सिलेंड्रिकल वेसल। अगर सिलेंड्रिकल वेसल है तो उसका हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू डी बाई 2T, जहाँ पे P है इंटरनल प्रेशर और कैपिटल D है इंटरनल डायमीटर और T जो होती है वो वॉल थिकनेस होती है। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फॉर सिलेंड्रिकल वेसल होता है P इंटू डी बाई 4T, जहाँ पे P इंटरनल प्रेशर है, कैपिटल D इंटरनल डायमीटर है और T जो है वो वॉल थिकनेस है। और जो हुप स्ट्रेस होता है वो ट्वाइस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के इक्वल होता है, यानी कि सिग्मा H इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, PD बाय 4T, सो इसका ट्वाइस, ये हो जाएगा PD बाय 2T हुप स्ट्रेस। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को हाइप करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।